शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पिछले 8.25 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब मोदी सरकार के 2 मंत्रालयों के बीच न सिर्फ तालमेल की कमी दिखी बल्कि ट्विटर टिप्पणी भी देखी गई। गृह मंत्रालय को अपने ही एक मंत्री के दिए हुए बयान को खारिज करना पड़ गया। अब मंत्री कहें या फिर केंद्रीय मंत्री और साथ ही बड़े पद पर बैठे मंत्री के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के दिए एक बयान ने ऐसा बवाल मचाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। मामला रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा है जो कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता रहा है कि हरदीप पुरी ने फ्लैट देने और सुरक्षा मुहैया कराने का जो बयान है वो क्या अपनी मर्जी से दिया था? क्या वो उन्होंने जो ट्वीट किया था वो उन्होंने अपने जो उनका मंत्रालय है उनके साथ मीटिंग करने के बाद उन्होंने वो ट्वीट करवाया था या फिर इसके जरिए दिल्ली के सियासी माहौल को भांपने की कोशिश की गई थी? विवाद होते ही गृह मंत्रालय मैदान में पूरा का पूरा सूबा गृह मंत्रालय का कूद पड़ा और साथ ही उधर से यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक ट्विटर टिप्पणी करनी पड़ गई, एक मैसेज देना पड़ गया और हरदीप पुरी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए पूरा का पूरा कुनबा यानी कि गृह मंत्रालय दिखा। अब ठीकरा जो है वो केजरीवाल सरकार के सिर पर फोड़ डाला गया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने 1 साल पहले एनडीएमसी को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें रोहिंग्याओं को स्थायी निवास देने की गुजारिश की गई थी। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने की जो साजिश है वो कौन रच रहा है? इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि पूरे दिन भर आज रोहिंग्या के मामले पर देश में राष्ट्रीय राजधानी में क्या कुछ चला है, कैसे इस पर दो बड़े मंत्रालय आमने सामने आ गए एक ही सत्ताधारी सरकार के। सबसे पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, बातचीत शुरू करेंगे। रोहिंग्याओं की लड़ाई आप वर्सेस बीजेपी पर आई। रोहिंग्याओं पर मेहरबानी क्यों? रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रोहिंग्याओं को छत मुहैया कराने के ट्वीट ने सियासत में हलचल पैदा कर दी। दिल्ली में राजनीति तेज हो गई और सीएम केजरीवाल और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए। दरअसल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया जिससे संकेत मिले कि मोदी सरकार दिल्ली में रोहिंग्याओं को पक्की छत देने जा रही है। रोहिंग्या पर सियासत तूल पकड़ रही थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट के बाद बड़ा बवाल मच गया। सवाल उठे कि क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वाकई ऐसा करने जा रही है? आरएसएस से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक इस खबर से नाराज हो गए। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाला और इस खबर का तुरंत खंडन कर डाला। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने अपने शपथ पत्र में भी कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है, घुसपैठिए हैं और भारत उनको स्वीकार नहीं करता। रोहिंग्या शरणार्थी मामले पर ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री पुरी सोशल मीडिया पर बुरी तरह घिर गए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी केंद्रीय मंत्री को निशाने पर ले लिया। आम आदमी पार्टी ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इस बात को मंजूर नहीं करेंगे। रोहिंग्याओं को लिखा हुआ है 24 आवर सुरक्षा देंगे मोदी सरकार के मंत्री जी।
रोहिंग्याओं को ये फ्लैट बांट रहे हैं, रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि जो रोहिंग्यास यहाँ पर रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं, और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। और ये इससे पता चलता है कि ये जो चिट्ठी है इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तारीख भी ऊपर लिखी हुई है 23/6/2021, जब दिल्ली की ही सरकार के अधिकारी चिट्ठी लिखी कि EWS फ्लैट जो है बकरवाला में, वो सब देने का काम किसको किया जाए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को देने का काम किया जाए। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में रोहिंग्याओं की बड़ी आबादी डिटेंशन सेंटर में रह रही है। इस डिटेंशन सेंटर का किराया तकरीबन 7 लाख रुपए प्रति महीना है, जो आम आदमी पार्टी अदा करती है। जुलाई महीने में इसी मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव के अलावा केजरीवाल सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। इंसानियत के लिहाज से देखा जाए तो रोहिंग्या बुरी हालत में हैं, और अगर उन्हें पक्का मकान मिल जाए तो किसी को कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हर देश की अपनी एक क्षमता होती है, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा मेहमान नवाजी अगर कोई भी देश करता है तो इसका असर उस देश के मूल निवासियों पर पड़ता है। रोहिंग्याओं पर मोदी सरकार की मौजूदा सोच भी इसी का फलसफा है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट से भी तो देश को बचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने एक रिपोर्ट देखी हमारी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा सा तो जो प्रकरण रहा है वो समझ में आ गया होगा। ऐसे में आज बातचीत करने के लिए रोहिंग्या जो मुद्दा है उस पर हमने सोचा कि बातचीत करें, क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के राजनीति होती है हमारे देश में, और बार बार रोहिंग्या मुसलमानों को आधार बनाया जाता है और जमकर राजनीति साधी जाती है। तो ऐसे में इस बार जो 2 मंत्रालय हैं वो आमने सामने आ गए, लेकिन साथ ही देश की एक और बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, वो भी इसी के साथ लगातार बयानबाजियां सुबह से कर रही है। बातचीत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों से आपको रूबरू करवा दें। यासिर जलानी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सैयद जवाद सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सर्वेश पाठक है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 20.2 के प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार रोहिंग्या वाले मामले पर गौरव मिश्रा की नजर रही। तो सबसे पहले रुख करेंगे अपने संवाददाता की ओर, जान लेंगे कि पूरा प्रकरण कैसे रहा, जो कि हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाई है, लेकिन आज जो डेवलपमेंट है वो क्या है। ऐसे में गौरव, आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, ऐसे में डेवलपमेंट बताइए। और साथ ही कल जो ट्विटर वॉर छिड़ा, क्योंकि पहली बार देखा गया कि एक साथ 2 बड़े मंत्रालय एक ही सरकार के आमने सामने आ गए, ऐसे में इसको कम्युनिकेशन गैप बोले, क्या हुआ, या फिर बात हुई थी लेकिन बाद में बवाल मचता देख सरकार पीछे हट गई? देखिए प्रीति, एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं, जिस तरीके से पूरा ये मसला है रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के, अगर बात करें जो हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ट्वीट किया गया, उसके कुछ घंटों बाद गृह मंत्रालय की तरफ से उस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया, और उसके कुछ ही घंटों बाद एक लेटर सार्वजनिक किया जाता है, जो लेटर काफ़ी पुराना होता है। और दिल्ली सरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि ये लेटर तो हमने कभी लिखा ही नहीं जी। बहुत सारी बातें आज स्पष्ट की गई। मनीष सिसोदिया ने यह तक कह दिया कि मैं तो गृह मंत्री से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जांच कराएं। दूसरा, अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अलग अलग देशों से शरणार्थी आकर के रह रहे हैं,
यहीं पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी भी 3 जगहों पर जो अलग अलग शिविर है उसमें रह रहे हैं। और दूसरी तरफ मदनपुर खादर की मैं बात करूं, ओखला के हिस्से की बात करूं, तो वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए जो है वो रह रहे हैं। और उस पृष्ठभूमि को तैयार किया गया था तकरीबन 7-8 साल पहले। अगर मैं मदनपुर खादर की बात करूं, उस स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन थी जहां पर ये काफी दिनों से रह रहे थे, लेकिन अभी 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी जमीन को कब्जा मुक्त कराया, क्योंकि उस सिंचाई विभाग की जमीन थी। उसके बाद वो रोहिंग्या घुसपैठिए दिल्ली सरकार की शरण में आते हैं, और दिल्ली सरकार की शरण में आने के बाद अमानतुल्ला खान जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, वो बाकायदे वहां पहुंचते हैं और उनको बिजली, राशन, कूलर, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उनको देते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो शुरू से ही इस चीज के मददगार रहे हैं। और अगर हम बात करें आज बक्करवाला गांव की, तो बक्करवाला गांव के अंदर आज मैं पूरे दिन मौजूद था। वहां पर जो पूरा एरिया जहां पर उनको डेवलप बसाने की बात की जा रही थी, जहां पर उनको जगह देने की बात की जा रही थी, दरअसल वो बहुत दिनों से बन के वो इमारतें तैयार है। लेकिन वहां के गांव वाले अब ये कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी और इन रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए नहीं, बल्कि वो कश्मीरी हिंदू पंडितों का स्वागत करेंगे अगर वो वहां आके बसते हैं तो। प्रीति, ऐसे में इस वक्त देखिए जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, या फिर कल अगर हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर हम नज़र डालें और उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट आता है, उन दोनों में एक तो सबसे पहले गृह मंत्रालय वाले ट्वीट की तरफ अगर हम देखें तो पल्ला झाड़ने वाली बात होती है। मैं कम्युनिकेशन गैप पे जाना चाहूँगी। क्या जो ट्वीट किया गया उसके पहले कोई कम्युनिकेशन एक मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालय से नहीं किया था? क्या बातचीत नहीं हुई थी, या फिर जैसे ही उसको लीपापोती करने की कोशिश की गई कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं दिए? इस पे क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मसला है, क्योंकि जो लेटर है वो बहुत पुराना है और इसमें दो राय नहीं है कि दिल्ली सरकार ने उनको बसाने को लेकर के बात नहीं कही थी। बाकायदे अगर मैं बात करूं जिस जगह पर उनको बक्करवाला जो गांव है जहां पर उनको ले जाने की बात की जा रही थी, बाकायदे इसके लिए लेटर लिखने की बात की गई थी और परमिशन मांगी गई थी कि उस स्थान पर जगह मिले, खास करके जो शरणार्थी रह रहे हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार द्वारा ही जो शरणार्थी हैं, खास करके जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, वो मदनपुर खादर के बेल्ट में रह रहे हैं। उनको 10,000 रुपये महीना राशन की व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली, तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। बशर्ते उनको बसाने के लिए जो कहा गया था वो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था। अब दिल्ली सरकार में भी दो पेच फंस जाते हैं। अक्सर दिल्ली सरकार अपनी बात को जब कहती है तो वो अपनी बातों को कहने के बाद भूल जाती है, और दूसरा आप देखिए जब मसला ज्यादा बढ़ता है तो एलजी के पास बात चली जाती है। तो यहां पर भी मनीष सिसोदिया ने आज स्पष्ट किया है कि जो पूरा मसला है जिसमें मंत्री कुछ और कह रहे हैं, गृह मंत्रालय कुछ और कह रहा है और दिल्ली सरकार पे जो आरोप लगाया जा रहा है, क्यों ना इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करा लिया जाए। लेकिन वो पत्र सबके सामने है। और इसके अलावा मौजूदा समय में ग्राउंड पे अभी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्ला खान, उनके तरफ से बाकायदे उन रोहिंग्या कैंप जो शिविर बना हुआ है उसमें सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है और ये व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव मिश्रा हमारे साथ, सीनियर रिपोर्टर जो कि रोहिंग्या के मसले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले रुक कर लूंगी मैं यासिर जलानी साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ। यासिर साहब, आपने हमारे रिपोर्टर की बात सुनी और जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों का ये जो मसला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, साथ ही अब बीजेपी कह रही है कि कल जो हरदीप सिंह पुरी जी ने जो ट्वीट किया था उसकी पुष्टि, जैसे कि गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से ट्वीट करके कहा कि हमने ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं दिए। उसके बाद फिर आज एक लेटर दिखाया गया, इसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने जी ये लेटर निकाला था और इस लेटर में उन्होंने रोहिंग्या के लिए आवास की मांग की थी। ऐसे में अचानक से पलट जाना अपनी बातों पर, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक तो ट्वीट को किस नज़र से देखेंगे आप, जो ट्वीट हरदीप सिंह पुरी की तरफ से किया गया कि हम इतने लोगों को, जो लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बकरवाल वाले इलाके में रह रहे हैं, उनको हम आवास देंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि रोहिंग्या का स्टेटस क्या है। वो शरणार्थी नहीं है, घुसपैठिए हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें उच्चतम न्यायालय की ऑब्जर्वेशन, भारत सरकार ने जो बात कही वो आपके सामने ये बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया कि वो शरणार्थी नहीं है। यासिर जी,
आपने बिल्कुल सही क्लियर किया कि वो घुसपैठिए हैं, वो शरणार्थी नहीं है। लेकिन अगर घुसपैठिया हैं तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा अगर ट्वीट किया जाता है कि हम इन घुसपैठियों को, आप जिन्हें आप रोहिंग्या मुसलमान भी कह रहे हैं, घुसपैठिया भी कह रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के आवास की हम व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो क्या उस मंत्रालय को यह पता नहीं था कि गृह मंत्रालय को पूछना पड़ता है? फिर यहाँ आपको समझने की जरूरत है किसने क्या कहा है, क्या नहीं क्या कहा है, उस पर चर्चा ना करके हम जो 8 साल का स्टेटस है अगर उस पर चर्चा करें तो मुझे लगता है दिल्ली के लोगों को बेहतर से समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब तक रोहिंग्या को लेके करा क्या है, कौन उनको शरण दे रहा है, कौन उन्हें मदद कर रहा है, कौन उन्हें फाइनेंशियल मदद कर रहा है, कौन उन्हें खाना पीना दे रहा है, कौन उन्हें बिजली मुहैया कर रहा है, कौन उन्हें जमीन दे रहा है और कौन उस जमीन का किराया भर रहा है। ये सब आपके सामने। देखिए, ये एक साजिश के तहत किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके जो खास करके ओखला का के एमएलए हैं वो अपने वोट बैंक को किसी तरीके से, जो इनका एक तुष्टीकरण का बड़ा पैमाना है वोट बैंक का, उसको साधने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सारी बातों को खत्म करिए। मैं आपके टीवी के माध्यम से आम आदमी पार्टी को चैलेंज देता हूं कि आइए और एक आप विधानसभा में सेशन हम कॉल करिए और स्टेटस क्लियर कर दें मुख्यमंत्री जी कि घुसपैठियों के साथ हैं वो या जिनको उन्होंने शरणार्थी वोट बैंक की तरह क्लियर करवाते हैं यासिर जी। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल भी है यासिर जी, मैं भी प्रियंका जी से सवाल पूछ लूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कम्युनिकेशन गैप है क्या दोनों मंत्रालयों में? देखिए, आप फिर एक ऐसी चीज पे मुझे बहस में लाना चाहती हैं जिसपे अब कोई औचित्य नहीं रह रहा है, जब गृह मंत्रालय ने अपनी बात को रख दिया सामने। मैं किसी बहस पे आपको नहीं ला रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ जिसपे ये पूरा का पूरा शो है। अच्छा, 2 ट्वीट्स हैं यासिर जी, 2 ट्वीट्स हैं। एक आप हरदीप सिंह पुरी जी वाला ट्वीट देख लीजिए, दूसरा गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट देख लीजिए। मेरे ट्वीट्स थोड़े ना, ये तो 2 बड़े विभागों के ट्वीट हैं। मैंने थोड़ा ना ट्वीट किया, मैं तो आप ही की पार्टी की ट्वीट की बात कर रही हूँ। अच्छा प्रीति चौहान जी, मैं जानता हूँ आप बहुत ही तार्किक बहस कराती हैं, बेहद आपकी खोज वाली पत्रकारिता है और सच्चाई को सामने रखती। क्या इस उच्चतम न्यायालय के ऑब्जर्वेशन पे हम चर्चा नहीं करेंगे कि घुसपैठियों के साथ क्या करना चाहिए? कौन जो चीजें मुहैया करा रहा है वो छुप क्यों रहा है? 7 लाख रुपए किराया कौन दे रहा है? जवाब बच्चों के लिए स्कूल मेरे सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया। रोहिंग्या के कौन ये अगर आप निकाल लीजिए तर्क, लेकिन मेरा जो सवाल है आम आदमी पार्टी से कि इस तरह का वो माहौल दिल्ली में क्यों? सबको मालूम है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि हमारे पास सीमित संसाधन है अपने लोगों। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ और भी मेहमान है। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से प्रियंका, ठीक है आती हूँ। यासिर जी, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका जी यासिर जिलानी कह रहे हैं, यासिर जिलानी अपनी सरकार की बात को छोड़कर वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की बात को देखिए, जिन्होंने रोहिंग्या के मसले पर उनका जो पूरा का पूरा चिट्ठी है वो उनकी पार्टी की तरफ से लिखी हुई वो वायरल हुई है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। आप उस पार्टी के बारे में बात कीजिए जो पार्टी रोहिंग्या को बसाने, उनके खाने पीने, उनकी सुरक्षा, उनके हर एक छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती है। प्रियंका जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास। अभी आ रही है प्रीति? हाँ, बिल्कुल बोलिए। प्रीति जी, सभी को नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं सुन रही थी गिलानी जी को और मुझे बड़ा ही बेहद अफसोस हुआ कि ये कह रहे हैं कि हरदीप पुरी जी, इनको पता ही नहीं है, हरदीप पुरी जी भाजपा के मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग के, उन्होंने अभी तक आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। जी बिल्कुल। तो इनके मंत्री ने कल सुबह ट्वीट करके, जो ट्वीट आज भी बिल्कुल बकायदा चिपका हुआ है, उसमें लिखा है कि रोहिंग्यास को दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट की अलॉटमेंट होनी चाहिए, हो रही है, और इस पे उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है और अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई है। ये कल सुबह की बात है और ये अभी भी उनके टाइमलाइन पे ट्विटर के साफ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सबको पता है ये बात।
तो इसका जवाब देना चाहिए कि आप रोहिंग्यास को, जिनको आप 2017 से कह रहे हैं कि आप डिपोर्ट करेंगे, आपने अभी तक उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया है और आप उनको दिल्ली में क्यों शरण दे रहे थे? ये क्यों आप दिल्ली की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? शरण कौन दे रहा है प्रियंका जी? शरण कौन दे रहा है? EWS फ्लैट जो दे रहा है। तो ये यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से संरक्षण है, क्योंकि सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर गई है, तो बताइए। आम आदमी पार्टी दे रही है। हरदीप पुरी इनका एमएलए दे रहा है, इनका एमएलए अमानतुल्लाह दे रहा है। 7 लाख रुपए कौन दे रहा है? 7 लाख रुपए कौन दे रहा है मैडम? आप दे रहे हैं। नहीं 7 लाख, मुझे ये बताइए, आप प्रियंका कक्कड़ जी 7 लाख रुपए कौन दे रहा है दिल्ली में? आम आदमी नहीं, आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन ले ली वापस, उसके बाद रोहिंग्या का जो कैंप है किसने बनाया, किसने एस्टैब्लिश किया, किसने एस्टैब्लिश किया? देखिए आपके पास जवाब नहीं है। भारतीय दो गेस्ट और हमारे साथ उसके बाद डिबेट में आएंगे। यासिर जी प्रियंका जी बने रहिए हमारे साथ। सोशल एक्टिविस्ट सैयद जवाद, मैं आती हूँ डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 2 गेस्ट हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, केजरीवाल सोशल एक्टिविस्ट। सॉरी, मैं आती हूँ यासिर जी अभी डिबेट बाकी है। यासिर जी डिबेट बाकी है अभी। सोशल एक्टिविस्ट जवाद साहब, जवाद सैयद जवाद प्रियंका जी आती हूँ सैयद जवाद, सोशल एक्टिविस्ट सैयद जवाद, क्या रोहिंग्या मुसलमान है हमारे देश में, उनको मानवता की नजर से हम नहीं देख सकते? इस राजनीति से थोड़ा अगर हम दूर रखें, थोड़ी सी मानवता का एक जो फ्रेम है उसको लगाकर अगर हम देखें तो क्या गुनाह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो समस्या है, चाहे रोहिंग्या के नाम पर जो अपनी वो सियासी टूल के तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली के अंदर, आपको भी शायद पता होगा कि बहुत जल्द हो सकता है MCD के चुनाव हो जाएं, तो उस सिलसिले में जो है वो आप देखेंगे सियासत के तौर पे उनको यूज़ करा जाएगा। और दूसरी तौर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ रोहिंग्या की बात हो रही है, उधर हम कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को अगर हम देखेंगे तो उनके नाम पर किस तरीके की सियासत को जो है भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल टूल की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, वो देखना होगा। आज अगर मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन बैठे, अगर मैं उनसे पूछूं कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं की संख्या कितनी है और उत्तर प्रदेश के अंदर कितने रोहिंग्या की जो है आज की डेट में मौजूदगी है, हरियाणा के अंदर कितनी है, बात कर लें जहां पर जो है आपके बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके अंदर कितने रोहिंग्या होते हैं, वो कैसे रह रहे हैं, वहां पर क्या उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, बात कर लें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बताएं। और आप ये सबसे बड़ी चीज एक प्रीति देखिए, कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है 2 मंत्रालयों के बीच में। हरदीप पुरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के एक मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और उनमें और गृह मंत्रालय में कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है कि वो अपने ट्वीट को वापस और डिलीट भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि वो एक डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट मंत्री की एक पावर होती है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है, गृह मंत्रालय आता है सामने उनको एडवाइस करने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसी बातें कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए, और लोगों की समस्याओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसके ऊपर कोई मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रहा। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी इसमें बेइंतहा अच्छे और खूबसूरत तरीके से सियासत खेल रही है, उसको जनता को समझने की जरूरत है। दोनों ही जो है वो सियासत खेल रहे हैं इस वक्त, लेकिन नुकसान जो हो रहा है वो दिल्ली की जनता को होगा। मैं बता दूं आपको। सैयद जवाद एक और गेस्ट हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं सर्वेश। आती हूँ चर्चा में, आती हूँ मैडम अभी आती हूँ। सर्वेश राजनीतिक विश्लेषक है। सर्वेश्वर जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऐसे में रोहिंग्या मुसलमानों पर देखिए कई तरह के एलिगेशंस लगते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें, म्यांमार से लेकर तमाम जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसकी बात करें, रोहिंग्या मुसलमानों का क्या वहां पर रुख रहा है, किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज में उनको देखा जाता है कि रोहिंग्या हैं तो इनको टेररिस्ट एक्टिविटी जहां भी होती है वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को, मतलब उस नज़र से ही उनको देख लिया जाता है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसे में क्या हम एक बार को अगर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अपने नज़रियों को बदले तो इसमें क्या गलत है? अगर किसी मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि हम रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट्स देंगे, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, तो इसमें क्या बुरा है? नहीं, बुराई है। आप बात को गंभीरता से लीजिए। आपने खुद ही
कहा कि इनकी जो एक्टिविटी सारे लोग नहीं होते ना, नहीं सारे लोग नहीं होते हैं, लेकिन मूलतः उनको यूज किया गया है। मैं कह रही हूँ अगर इतना बड़ा मंत्रालय अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, इतना बड़ा मंत्रालय का मंत्री अगर ट्वीट करके लिख देता है तो क्या आपको नहीं लगता इसके पीछे रिसर्च करके उन्होंने लिखा होगा? कोई भी इतना बड़ा मंत्रालय का मंत्री ऐसे बिना रिसर्च के ट्वीट कर देगा? कर दिया उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बार बार बयानबाजी आ रही है बीजेपी से और फिर गृह मंत्रालय आ गया सामने और फिर इसको सेव किया जा रहा है। उस बात को गौन करिए। आपने जो ये बात बोले कि उनको टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पे देखा जा रहा है कि वो सारे संलिप्त रहते हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, वहां भी उनकी संलिप्तता पाई गई। जहां भी देखिए कश्मीर में भी पत्थरबाज ये रोहिंग्या मुसलमान ज्यादा होते थे। तो इस चीज की गंभीरता को समझे। 1971 में बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया। एक मिनट मुझे 30 सेकंड दीजिए, बात पूरा करने दीजिए। और उस समय माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो भी बांग्लादेशी मुसलमान हिंदू आए वहां से भाग के सबको बसा दिया कि एक वोट बैंक के लिए। वही चीज रोहिंग्या के साथ बाकी की पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो इस चीज की गंभीरता को हमें समझना होगा। भारत की आबादी ऑलरेडी बहुत बड़ी आबादी है, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको संभाल रहे हैं। तो लेकिन ये बाहर से हमें जो आ रहे हैं शरणार्थी बनके और यहाँ आतंकवादी गतिविधि। ट्वीट करने से पहले मंत्रालय रिसर्च नहीं करती? उनको नहीं पता कि देश की निगाह सरकार के हर एक एक्टिविटी पर होती है और ट्विटर जो कि हर किसी के मोबाइल पे है। कैसे बात करते हैं? कैसे बात करते हैं? देखिए जिस तरीके से गर्मा गर्म बहस हो रही थी उस पर आगे बढ़ेंगे। हम आपको एक छोटा सा ये भी बता दें रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कि किस तरह की चीज़ें रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कही जाती हैं। एक तो टेररिस्ट एक्टिविटी में संलिप्तता होती है ऐसा कहा जाता है। हमारे देश की जो डेमोग्राफिक है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और बदलती जा रही है। उसमें एक कारण रोहिंग्या मुसलमान भी है, यह भी कहा जाता है। और राजनीतिक करण के लिए रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल होता है, ये आप भी लगातार देख रहे होंगे। एक बार फिर से डिबेट की ओर रुख करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से रुख कर लेंगे। यासिर जलानी साहब, आप कह रहे थे हाई कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया है और साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी माना ही नहीं गया है। ऐसे में जब टेररिस्ट एक्टिविटी में या फिर कई बड़ी चुनौतियां उनके कारण देश को हो सकती है, खतरा हो सकता है, ऐसे में संलिप्तता हो सकती है, शक की निगाहों में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। खुद म्यांमार की जो सरकार है रोहिंग्या मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करती, वहां की तमाम जो सुविधा है मूलभूत सुविधाओं से उन्हें वंचित रखती है। ऐसे में ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? पूरे मंत्रालय ने, पूरे विभाग ने बिना रिसर्च किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना बातचीत किए ट्वीट कर दिया कि हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए ये सुविधा दे रहे हैं। इसको कैसे जस्टिफाई करिएगा? क्यों इस मुद्दे पर बार बार आम आदमी पार्टी को घसीटा जा रहा है? इसलिए घसीटा जा रहा है प्रीति जी कि बार बार भारतीय जनता पार्टी भी जवाब दे रही है। गृह मंत्रालय का उसके ऊपर रिएक्शन आ गया, उस पर भी चर्चा सुबह से हो रही है। अब हमने इनको चैलेंज दिया है, हम ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरफ से ये चैलेंज दिया गया है कि आप एक विशेष सत्र बुलाइए और एनआरसी लागू करने के लिए एक प्रस्ताव को पारित कर दीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनका उत्तर प्रदेश में तो बताइए कितने रोहिंग्या हैं। उत्तर प्रदेश की भी तो बात करिए, हरियाणा की भी तो बात करिए आप, और असम की भी बात कर लीजिए। असम में कितने हैं? गोल 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 जलेबी की तरह घुमाएंगे और जवाब नहीं देंगे। जनता को सिर्फ आप जो है मूर्ख बना रहे हैं, आप मुद्दों की बातों से भागते हैं और इसीलिए जो है आपके मिनिस्टर जो है आकर के करते हैं और उसके ट्वीट करते हैं, उसका जवाब आपसे नहीं देते बनता। मैं आपसे पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश में कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं, असम में कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं? जवाब दीजिए ना जनता को। दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं 1100 1150 जो है रोहिंग्या ऊपर आप है, हो गया जनता जो 1800 1700 अच्छा आप रोहिंग्या उनके ऊपर बात कर लीजिए। उनको कौन फैसिलिटीज दे रहा है? अच्छा ठीक है, यासिर जी को जवाब देने दीजिए। रोहिंग्या घुसपैठी हैं कि नहीं है? अरे सरकार क्या मान रही है? आप मान रहे हैं उनको घुसपैठिया? नहीं, इनसे सवाल पूछ लीजिए। क्या रोहिंग्या मुसलमान, अरे रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठी हैं कि नहीं है? घुसपैठी हैं कि नहीं? आतंकवाद में उनका रोल रहता है कि नहीं रहता है? आपका जो ये चेहरा है ना, आपका जो चेहरा है सामने आ जाए।
आप पूछिए हरियाणा सरकार से, देखिए इनका जो चेहरा है ना सामने आ गया, इनकी हिम्मत नहीं है कि रोहिंग्या मुसलमानों को ये कह सके कि वो आतंकवाद में इन्वॉल्व होते हैं। ये कह नहीं सकते। कन्विक्शन हुआ अभी तक, बताइए आतंकवाद में इन्वॉल्व होते हैं, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, बताइए इनकी हिम्मत नहीं है। कन्विक्शन हुआ यहाँ पे जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उनका अपना मुल्क क्या बना रहा है, कन्विक्शन की क्या बात होती है? दिल्ली दंगों में इन रोहिंग्याओं का हाथ था, जहां पे भी आतंकवादी कार्रवाई होती है, सीएए के प्रोटेस्ट में आप जहां भी देखिए रोहिंग्याओं का यूज किया गया है। और आप क्या बात कर रहे हैं? जब सीएए का पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान का यूज किया जा रहा था। भारत सरकार के ही मंत्री बोल रहे हैं और भाजपा के ही मंत्री हैं। वो गृह मंत्री क्या कह रहा है, उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मतलब कुछ है नहीं देश में, जो चाह रहा अपने मन से चल रहा है या चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जनता को भ्रमित मत करिए, मूल मुद्दों की बातें आपको करना पड़ेंगी, इसीलिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। चाहे कश्मीरी पंडितों का मसला हो गया, चाहे रोहिंग्या का मसला हो गया, पॉलिटिकल टूल के तरीके से यूज करा जा रहा है। आप उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। और बहुत बहुत महंगाई की मुबारक पूरे भारतीयों को, जिस तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट करी जा रही है, बहुत बहुत भारतीयों को महंगाई मुबारक हो, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप भारतीय नहीं है क्या? नहीं, मैं भी भारतीय, मुझे भी मुबारक हो महंगाई। तारीफ करिए ना, महिला सुरक्षा के नाम पे आप बात कर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है लाल किले के ऊपर भाषण आकर के दे रहे थे, उसके बाद गुजरात के अंदर जो रेप हुआ, उनके जितने अपराधी थे उनको मुक्त कर दिया गया। उसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। सवालों का जवाब दे रहे यासिर जी, हाथ उठा रहे हैं। यासिर जी बोलिए, बोलिए, बताइए रोहिंग्या के ऊपर। तसल्ली रखिए, थोड़ा जवाब देने दीजिए उनको। यासिर जिलानी साहब, देखिए मैं जवाब दे रहा था, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अगर लागू कर देते हैं, जो विशेष सत्र की बात कर रहे हैं, ये वोटर, अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। जब मैं चीखना चिल्लाऊंगा तो आप फिर बोल नहीं पाएंगे, खामोश रहिए। बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाना चाह रहा हूं, आप समझना नहीं चाहते। आप यही चिल्लाहट और यही चिल्लमपो करने की वजह से आज आप लोग हाशिए पे खड़े। वोटर लिस्ट से नाम हटाइए, कौन हटाएगा? अगर आपको रोहिंग्याओं के खिलाफ कोई कदम उठाना है तो अरविंद केजरीवाल साहब वोटर लिस्ट से नाम सिलेक्ट करके हटा दें, उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। इनके ही विधायक जो आम आदमी पार्टी के बार बार हम लोग कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह वहां संरक्षण दे रहे हैं, वहां पैसा मुहैया देते हैं, 10-10 हजार रुपया बांटा जा रहा है, वो कौन कर रहा है? उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जवाब देंगे। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए बांट रहे हैं। जवाब आती हूँ प्रियंका कक्कड़, मैं आती हूँ एक एक करके। प्रियंका कक्कड़, मुझे इतना बता दीजिए, मुझे जब आप पूरी क्रोनोलॉजी बांध रहे हैं तो उस क्रोनोलॉजी को कल की ट्वीट पे एंड कीजिएगा, पर मुझे अभी इतना बता दीजिए, जब आदेश गुप्ता जी ने साफ कहा कि जहांगीरपुरी राइट्स में रोहिंग्या का हाथ था, जब उसके बाद आपने 2017 से लगातार कहा कि देश से सारे रोहिंग्या को डिपोर्ट करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी कह दिया कि ये फैसला आप खुद कीजिए और आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, आज तक आपने रोहिंग्या को डिपोर्ट क्यों नहीं किया? और ऐसी क्या वजह रही कि कल आप उनको ईडब्ल्यूएस फ्लैट? एक मिनट सुन लीजिए यासिर जी, प्रियंका कक्कड़ जी, हमने शुरुआत करी यासिर जी, हमने उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की जमीन से, मैंने आपकी बात पूरी सिंचाई विभाग की जमीन से। यासिर जी प्लीज, हाँ चलिए बोलिए जवाब दे। हाँ जी, जब आपने 5 सालों पे उनको डिपोर्ट नहीं कर पाए और फिर ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की आपने कल बात की, अब आप पलट के कह रहे हैं कि हम उनको सब प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको साफ कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता का एक भी रुपया रोहिंग्या पे नहीं खर्चना चाहते। आपके पास इतने सारे भाजपा शासित क्षेत्र हैं, स्टेट्स हैं, आप किसी में भी ले जाके उनको घर दे दीजिए। दिल्ली में क्यों आपको बताइए क्या वजह रही है कि दिल्ली की जनता का 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहती है, तो उसको वोटर आईडी कार्ड कैसे मिल गया? मेरा जवाब सुनिए, कैसे मिल गया? मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए सर, क्या बेवकूफ समझी है क्या?
बाहर के लोग आके इंडिया का वोटर आईडी कार्ड हासिल कर लेगा, उसके बाद आप बीजेपी पे आरोप लगाएंगी? नहीं, आपके एमएलए खड़े होके जब यूपी गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो लैंड थी जहां पे इलीगल रूप से बसे हुए थे, जब उसको हटाने की बात आई तो ये वही अमानतुल्लाह खान है जो उसका विरोध करने के लिए पूरा वहां पे खड़ा हो गया था। आपको याद है कि नहीं याद है? अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी का एमएलए है कि नहीं है? आखिर दिल्ली में रहते हुए उसके पास दिल्ली वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गया, ये बताइए आप मुझे। सर मेरी बात सुनिए, पूरे बताइए आधार कार्ड कैसे बन गया। मैं बता रही हूँ सर, अभी आपके माध्यम से मैंने जाना कि आपने कहा कि 1100 लोग रोहिंग्या है। यासिर जलानी मेरे माध्यम से, अरे क्यों अनजान बनती है? जितने पेपर है सारे उठा के देख लीजिए, क्या आप बैठी है? शर्मानी चाहिए। ठीक है, प्रियंका को बोल लेने दीजिए, प्रियंका जी को बोल लेने दीजिए, फिर यासिर जी मैं आती हूँ आपके पास। प्रियंका जी को बोल लेने दीजिए, बहुत देर से कोशिश कर रही हैं। आपने 1100 आपने बताया ना कि आंकड़ा कहता है कि 1100 रोहिंग्या है दिल्ली में। अब उसमें से कितनों का वोटर कार्ड बना, कैसे बना, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमने आज सुबह ही हमारे मनीष सिसोदिया जी ने लिखा है गृह मंत्रालय को कि ये फ्लैट कौन दे रहा था, किनके पास वोटर आईडी है, किसके पास नहीं है, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका जी बात यहाँ पे हो गई ना, उधर हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया और फिर होम मंत्रालय ने उसका खंडन किया। अब यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं हम रोहिंग्याओं को नहीं बसाएंगे, लेकिन अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता है वो इसके लिए हर समय खड़ा रहता था। इन रोहिंग्याओं के लिए सारी सुविधा मुहैया करा। 7 लाख रुपया रोहिंग्या के टेंट का किराया कौन भर रहा है? ये भी झूठे है खबर क्या? मेरी बात सुनिए, आप पूरी जांच करा लीजिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। कल ये तो क्लियर हो गया ना, जब बात निकल के आ रही है प्रियंका से एक प्रियंका जी एक लेटर जो वायरल हो रहा है, वो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, उनके बचाव को लेकर, उनके सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लेटर लिखा गया था, जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिखा रहे हैं। गलत बात है। उस लेटर के बारे में क्या कहेंगे? गलत बात है ये। हमने देखिए ना, हमारे हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट हमारे मनीष जी, ना हमारे मनीष थी, ना हमारे ऑनरेबल सीएम को कुछ खबर थी। टोटली बाईपास किया गया। एलजी के अप्रूवल की बात उन्हीं लेटर्स में लिखी हुई है। एलजी का अप्रूवल किया था सेंटर के अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप पुरी जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके घर किए। हमें बिल्कुल बाईपास किया गया था। ना पुलिस हमारे पास है, ना लैंड हमारे पास है, ये बात सबको पता है। और हमारा कोई भी, हमारे को इंफॉर्मेशन भी नहीं। लेटर क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखा गया था, हाँ या नहीं? लेटर लिखा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी नहीं, कोई भी इन्वॉल्वमेंट आम आदमी पार्टी का नहीं था। आम आदमी मंत्री लेटर दिखा के कह रहे हैं ये लेटर आम आदमी पार्टी ने लिखा है। सरकारों के बीच कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है, यासिर जलानी, दिल्ली की जनता सफर करेगी। जवाब जी आती हूँ यासिर जलानी। प्रीति जी प्लीज, बात भी जानी चाहिए ना, ऐसे बहुत ज्यादा अगर बहसबाजी हो जाएगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा डिबेट में चल क्या रहा है। हाँ यासिर जलानी साहब, समझ में नहीं। देखिए अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता नेहा कक्कड़ जी ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी का नाम लिया है। उन्होंने आज कुछ सवाल उठाए हैं आदेश गुप्ता जी ने, उन्हीं के सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप बताइए कि जो लेटर सामने आया है रोहिंग्याओं के लिए, एक ही नहीं, इन्होंने कई लेटर लिखे हैं केजरीवाल साहब ने। आज तक आपने दिल्ली के वासियों के लिए कभी एक लेटर लिखा? तो पूछिए आम आदमी पार्टी की। अब सुन लीजिए, अरे सुनिए तो सही। आपके बताइए, प्रीति जी को सुनने की कम से कम वो करिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी बात सुनी है, आपकी बात सुनिए, मेरे सवाल सुनिए। आप डेकोरम मेंटेन करिए। डिबेट नेशनल चैनल पे हो रहा है डिबेट। प्रीति जी, डिबेट आप ऐसे तो नहीं कराती हैं जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी बीच में हस्तक्षेप कर रही है। आप बताइए कि जब सरकार, जब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं हस्तक्षेप करना छोड़ दूंगी। हरदीप पुरी जी ने ईडब्ल्यूएस फ्लैट क्यों अलॉट किए? सुनिए तो सही, सुनिए, अरे सुनिए तो सही, नहीं तो नहीं बोलने दूंगा आपको। हरदीप पुरी जी ने क्यों ईडब्ल्यूएस रोहिंग्याओं को जब वहां से सरकारी सिंचाई विभाग की जमीन से हटाया गया, उसको पनाह किसने दिया? पनाह आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकारी जमीन मुहैया करा के दिया। उसका
संरक्षण कौन बना? आपका एमएलए अमानतुल्लाह बना। ये सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रही है उस पर आपको जवाब देना होगा। केजरीवाल साहब को जवाब इस बार देना पड़ेगा कि वो दिल्ली के लोगों के साथ छल करते आए हैं। उनकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो चरमराई है, सब जानते हैं। परिवहन व्यवस्था चरमराई है, सब जानते हैं। जल बोर्ड में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, सब जानते हैं। लेकिन भारत के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी दिल्ली की जनता। और दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इस तरह का रवैया। ठीक है, एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तहसीन पूनावाला भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि आप थोड़ा लेट हो चुके हैं तहसीन जी, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों पर बातचीत हो रही है। जिस तरीके से कल ट्वीट किया गया है हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालय की तरफ से, अर्बन एंड डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ एमएचए यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम, जो हरदीप सिंह पुरी जी का मंत्रालय कह रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को हम फ्लैट दिलाएंगे, उनके आवास और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसकी पुष्टि हम नहीं करते, हमारी तरफ से ऐसी कोई वार्तालाप नहीं हुई, उसका खंडन किया गया है। अब ऐसे में जो सियासत है वो इस बार एक बार फिर से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चरम पर है। लगातार सुबह से बयानबाजियां हो रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये देखिए चिट्ठी है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, चिट्ठी है जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कई साल पहले लिखा गया था, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने, उनके रखरखाव की बात की गई थी। तहसीन, जहाँ तक सवाल है, एक तो सारे रोहिंग्या, कुछ रोहिंग्या है, पहले हम इस चीज, दूसरी चीज बंद करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये एफिडेविट की, यानी कि केंद्र सरकार ने एफिडेविट किए कि भारत यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट चार्टर का सिग्नेटरी है। हाँ। तो जो भी रेफ्यूजीज लीगली भारत में आते, ये जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज है, देखिए अमित शाह जी की मिनिस्ट्री ने बहुत चालाकी की। उन्होंने क्या कहा, इलीगल रेफ्यूजीज को हम डिपोर्ट कर देंगे। इलीगल कोई भी होगा हमारे मुल्क में, उसको डिपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंका हो या अमेरिकन हो। सवाल है जो लीगली आए यूनाइटेड नेशंस चार्टर के थ्रू, आप उनके साथ क्या करोगे? उनके लिए भारत की सरकार ने एफिडेविट दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अप्लाई करते वही लागू होंगे, और आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 हमारा संविधान का लागू होगा, और उनको राइट टू डिग्निटी के साथ रहने दिया जाएगा जब तक के रोहिंग्या को वापस म्यांमार में अकोमोडेट नहीं किया जाता है। ये भारत का स्टैंड ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब वो क्या कहते हैं, इलीगल लोगों को हम डिपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल सही, कर दीजिए। सवाल इन जो शरणार्थी, इन पे क्या जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के थ्रू आए, इन पे कोई बात नहीं करता, इन पे ये जुमलेबाजी कर रहे हैं और भारत की सरकार झूठ बोल रही है। अब दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे मुल्क में रेफ्यूजी पॉलिसी है, हमें एक रेफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत है, सिटीजनशिप पॉलिसी की नहीं, रेफ्यूजी पॉलिसी। जब एक रेफ्यूजी पॉलिसी होगी हमारे मुल्क में, उसके तहत हमें फैसला करेंगे कि जो शरणार्थी हमारे मुल्क में आते उनके साथ ये मुल्क किस तरह से व्यवहार करता है। दलाई लामा जी की तरह, जैसे वो भी शरणार्थी थे, हमने तिबेटियन गवर्नमेंट इन एक्साइल है भारत के अंदर, उनके लिए हमारी एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई आए, उस पॉलिसी के तहत या किसी तीसरी पॉलिसी के तहत। सवाल है कि ये पॉलिसी आर्बिट्री नहीं होना चाहिए सरकार के हाथ में, ये पॉलिसी देश के लोग तय करें कि रेफ्यूजी पॉलिसी क्या हो, और वो मोदी जी इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं देते, बार बार आके चैनल पे झूठ बोलते हैं और मैटर को हेड स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, सर्वेश देखिए तहसीन जी, आपने कहा कि पॉलिसी होनी चाहिए रिफ्यूजी के लिए और ये देश के लोग तय करेंगे। आखिर मतलब इसका क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा समझाएंगे। देश के लोग पॉलिसी बनाएंगे तो फिर ये एमएलएज, एमपीज और फिर पार्लियामेंट और फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर इनकी क्या जरूरत है? जितने भी इलीगल रोहिंग्याज हैं उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है इन रिफ्यूजी को रखने के लिए, हमारे पास एनफ पॉपुलेशन है, हमें उसको फीड करना पहले जरूरी है। बाहर के लोग, आखिर ये लोग जो भी रिफ्यूजी हैं, आप देख लिए अफगानिस्तान में कुछ होता है, ये बाकी के अरब कंट्री नहीं जाते, भाग के कहां जाते हैं? यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं। भाग के कहां जाते हैं? जो ब्रिटेन जाते हैं। आखिर क्या इशू है कि ये जितने भी मुसलमान रिफ्यूजी हैं वो इन देशों में क्यों आते हैं? हमारे यहाँ ऑलरेडी इतनी आबादी है, 1971 का हमने देखा था, और जितने भी बांग्लादेशी आए उनको बसा दिया गया। अब असम में क्या हो रहा है, वहां का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो बदल गया है। जो असमीज लोग हैं वो आउट नंबर हो रहे हैं इन मुसलमान, क्या कहते हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण।
तो क्या हम अपने देश की संस्कृति को खत्म कर ले बाहर के लोगों को लाके? सर्वेश्वर जी एक सेकंड नहीं, मानवता की बात हमें हमारे यहाँ जो है उनके लिए मानवता है। छोड़ दीजिए, आप मैं आती हूँ सवाल पे। जवाब साहब रुक जाइए, आप एक बात बताइए जी। आप ही की पार्टी कहती है कि जो घुसपैठिए हैं, जो शरणार्थी हैं, कागज दिखाइए तब आप रहिएगा हमारे देश में। ये कौन सी राजनीति है कि आप कागज भी दिखाइए? जो आपकी पहले जो आपका सवाल चल रहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे और घर यहीं बनाएंगे, तो क्या इस बार कागज मत दिखाइए और हम घर आपको अलॉट करेंगे, ये चल रहा है? नहीं, देखिए, ये जो भी प्रकरण हुआ है इसका खामियाजा अब पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है। पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन, गलती की क्या बात है? जो भी हुआ है पार्टी देख रही है, और फिर जो गृह मंत्रालय जो इस पे जिसको लेना चाहिए डिसीजन, उसने अपना संज्ञान दे दिया कि नहीं, इनको किसी तरीके से अलॉट नहीं किया जाएगा। देखिए, एक तरफ तो मोहन आप नहीं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मुझे 30 आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि रोहिंग्याज आए कहां से, जाके बस गए जम्मू कश्मीर में, आखिर वहां तक कैसे पहुंचे? उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, आसाम में भी, हरियाणा में भी। हरियाणा बात करिए, आप जम्मू कश्मीर पहुंच गए, उत्तर प्रदेश आइए, आसाम आइए, बंगाल आइए, उसके बाद जो है आप जहाँ प्रदेश है, मध्य प्रदेश आइए, वहां पर भी आइए। सबसे पहले मस्जिद में जाते हैं, फिर वहां से डिसाइड होता है कि कहाँ पे पॉपुलेशन कम है। अब देखिए, सेकंड हो गया, सही जवाब, नेटवर्क सही जवाब, माने या न माने, नहीं तो आप देखिए कहाँ से रोहिंग्या ने इंटर किया। जम्मू कश्मीर, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, आसाम तो ठीक है। मैं बोल रहा हूं 30 सेकंड हो गया। ठीक है, 30 सेकंड आप भी बोलिए, उसमें तहसीन पूनावाला जल्दी से। देखिए, एक तरफ जो है आरएसएस जो है अखंड भारत की बात करती है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, तो आप ये बताइए कि अखंड भारत के अंदर पहले मेहमान आता था या नहीं आता था? उस वक्त का बर्मा आता था, नहीं आता? सुन ली, दूसरी चीज मैं आप करता हूं, दूसरी चीज मैं बात करता हूं, रोहिंग्यास की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लीजिए कि उनको वहां पर क्या कहा जाता था। मैं आपको बताऊं, अरकानी भारतीयों के नाम से भी उनका दूसरा नाम है, उनका जो इतिहास है वो अरकानी भारतीयों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप ये बताइए, एक तरफ तो बात होती है कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि रोहिंग्या जो है, सुन लीजिए सर, उसके बाद बात करिएगा। एक तरफ तो हम बात करते हैं अखंड भारत की, दूसरी तरफ जो है हम अरकानी भारतीयों की बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर करारदाद है हमारी, क्या आप उसका वायलेशन करेंगे? आप उसके ऊपर भी तो बात करिए आकर के। आप वहां क्या करेंगे जाकर के? यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर के आप बात नहीं करना चाहते हैं उसके ऊपर ना, समस्या ये है आपके ऊपर। आप देश को गोल गोल घुमाएंगे और बात के ऊपर मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। तहसीन पूनावाला, देखिए, 2-3 चीज कही गई। एक, हम यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी पॉलिसी के सिग्नेटरी नहीं है, 1951 की पॉलिसी के हम सिग्नेटरी नहीं। इसके बारे में नेहरू जी ने पार्लियामेंट में क्यों कहा था, क्या कहा था, वो पढ़ ले, थोड़ा हम इतिहास का ज्ञान ले। ये ना कि हम यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी पॉलिसी की सिग्नेटरी, उसकी एक वजह थी नेहरू जी, उस वक्त के लिए वो सही था भारत के लिए। हम यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन की सिग्नेटरी, हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूलिंग थे कि जो भी हमारे रेफ्यूजी शरणार्थी हमारे देश में आते हैं, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 उनके लिए भी लागू हो। पहली बात हम इसको जान लें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। दूसरी बात, भाजपा के जो प्रवक्ता आपके स्टूडियो से, उनके समर्थक आपके स्टूडियो से बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आज भी, इस वक्त भी, कल के बवाल के बाद भी किसी को नहीं निकाला जा रहा है। आप समझिए प्रीति जी, मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे प्रियंका बैठी है, वो आपकी स्पोक्स पर्सन है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1 अप्रैल को पिछले साल आ गया था कि जो इलीगल शरणार्थी है उनको आप निकालें। केंद्र की सरकार ने नहीं निकाले, इलीगल है ही नहीं। जो लोग इस वक्त भारत में है, वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के थ्रू उनको बाकायदा आईकार्ड दिया गया है। बिल्कुल। तीसरी चीज, जहां पर ये कह रहे हैं फ्लैट देना है, मैं कोई आपका समर्थक नहीं हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी के विरोध हूँ, लेकिन वो एरिया जो है वो आप दिल्ली सरकार के नीचे ही नहीं है, वो तो केंद्र सरकार के नीचे है। चौथी बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पॉलिसी सड़क पे बननी चाहिए, ऑफ कोर्स उस पार्लियामेंट में बननी चाहिए, लेकिन एक पॉलिसी तो हो। एक पॉलिसी, भाई साहब जवाब ले, एक रिबेटल बात समाप्त कर दूं। एक पॉलिसी भारत की है कि हमारे वहाँ तिब्बतियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट का जो मामला है वो डिफरेंट है। तिब्बत हमारा था,
बर्मा जब अलग हुआ बर्मा हमारा पार्ट अभी नहीं है। अच्छा, चाइना ने तो अखंड भारत की बात फिर क्यों करी जाती है? अखंड भारत की अरे भाई हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे अखंड भारत की बात। अखंड भारत की बात करे थे मोहन भागवत जी ने, आप बताइए ना उन्होंने क्या अभी कहा? अभी उन्होंने क्या कहा कि हम अगर डरना छोड़ देंगे, अगर हम डरना छोड़ देंगे तो अखंड भारत बन जाएगा। अरे अखंड भारत को बताइए ना कौन कौन चीज से आते हैं, जनता को बस मूर्ख बनाएंगे आकर के। आप मोहन भागवत की बात से डिफर कर रहे हैं, आप बोल दीजिए कि मोहन भागवत साहब झूठ बोल रहे हैं, आप बोलिए मोहन भागवत साहब गलत चीज कर रहे हैं, आप बताइए कि मोहन भागवत जी का जो स्टैंड है वो गलत है, आप उसके ऊपर बात कर लीजिए। बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके पास विदाउट पॉलिसीज के आते हैं बस बयानबाजी करने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए। भाजपा के प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं ना, भाजपा के प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड, आवाज नहीं जा रही आप लोगों की कोई समझ नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। यासिर जिलानी साहब, देखिए तहसीन भाई, देखिए तहसीन भाई बड़े प्रवक्ता है, अच्छा बोलते हैं। पिछले 3 सालों में जब भी ये मुद्दा आया है हम लोगों ने कई डिबेट करी है। यासिर जिलानी साहब, आपकी आवाज इतनी, या तो आप बोल नहीं पा रहे हैं और यही 3-4 चीजों को लेके। हाँ, अब आ रही, बताइए। अब आ रही है वो जो है ना, वो भाई जो सख्त आवाज नहीं आ रही थी आपकी, ट्वीट के बाद लग रहा था आवाज दब गई आपकी। हाँ दब गई है, दबा दी गई। नहीं ठीक है, बोलिए, अब आ रही है। अरे आप सुनना नहीं चाह रही है, सुनिए तो सही। हाँ। एकदम सख्त वाली। ये देखिए, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये सुप्रीम कोर्ट, ये इधर उधर की बातें करते रहते। पिछले 3 साल से जब भी रोहिंग्या पे डिबेट आई है हमने इनके साथ डिबेट करी है, लेकिन अभी जिस चीज को लेके डिबेट कर रहे हैं, केजरीवाल से ये इन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया कि आखिर दिल्ली की हालत क्यों बिगाड़ रखा है। जब सरकारी जमीन से निकाल दिया गया था, उन्हें सरकार की जमीन दोबारा क्यों मुहैया कराई गई? ये तो केजरीवाल साहब ने करी थी। ये कांग्रेस को भी सपोर्ट करने लगते, ये आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करने लगते हैं। ये तमाम कभी जब भारत की सुरक्षा का मामला हो तहसीन भाई, तो कम से कम भारत के साथ खड़े हुआ करिए। और एक तरफ आप देखिए कम्युनिकेशन गैप देखिए, एक तो अलग बयानबाजी करते हैं और देश के प्रधानमंत्री अलग बयान देते हैं, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। आप बताइए, और उसके बाद सदन के अंदर रक्षा मंत्री क्या बयानबाजी करते हैं आकर के, उसी के तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो है मिनिस्टर अलग बयानबाजी कर रहे हैं और गृह मंत्रालय जो अलग बयानबाजी कर रहा है। ठीक है, टाइम कम है, छोटा सा टाइम कम है, नहीं बाइंड अप करना होगा, छोटा सा बाइंड अप करना होगा। छोटा सा तहसील पूनावाला छोटा सा। जी, मुझ पे एक व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा यासिर भाई ने कि मैं भारत के साथ खड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने एफिडेविट नहीं दिया कि रोहिंग्या यहीं पर रह गए और उनको सारी सुविधाएं मिली। ये एफिडेविट देश के एजी और भारत सरकार के एजी तुषार मेहता जी ने दिया है। एफिडेविट आज भी ऑनलाइन है, प्लीज जाकर चेक कीजिए। पहली बात तो यहाँ आकर झूठ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं दिल्ली में जो समस्या है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप दिल्ली में चर्चा नहीं करेंगे। दिल्ली में रोहिंग्या को कौन बसा रहा है? दिल्ली में कौन रोहिंग्या को सपोर्ट कर रहा है? अब आप जवाब देंगे नहीं, आपसे सवाल पूछेगा तो आप थैंक यू कहेंगे, ये नहीं चलेगा। एक तो मुझे आवाज कम आ रही है प्रीति जी, उसके बाद जो आवाज आ रही है उसमें मैं सवाल कर रहा हूँ तो ये थैंक यू कह रहे हैं। प्रीति जी मैं उत्तर दे देता हूँ। उत्तर दे दीजिए, एफिडेविट भारत सरकार ने दिया है। जिलानी साहब को आंसर दे दीजिए। एक एफिडेविट भारत सरकार ने दिया है, ना कि दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार और बाकी राज्य सरकार के एफिडेविट अभी भी आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दिल्ली सरकार का ऑन रिकॉर्ड स्टैंड और कुछ अन्य सरकारों का कि आप इसके लिए एक पॉलिसी बनाइए। ये पॉलिसी केंद्र की सरकार बनाएगी। केंद्र की सरकार ने आज तक 2018 से लेकर आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई, पहली बात। दूसरी बात, रेफ्यूजी पॉलिसी इसलिए देश के लिए जरूरी है क्योंकि तरह तरह के रेफ्यूजीज हमारे मुल्क में आके उनके लिए एक तरह व्यवहार हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये जरूरी है। उनको रखना ये नहीं रखना, पार्लियामेंट तय करे। कौन कह रहा है कि रेफ्यूजीज को रखिए? बट आप पॉलिसी तो लाइए। रोहिंग्या चलिए सर, नहीं समय इजाजत नहीं दे रहा, आप समय इजाजत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। और
इतने बड़े मसले यानी कि रोहिंग्या का मसला ये वैश्विक मसला है, ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान विश्व के कोने कोने में हैं और ऐसे में जिस तरीके से हमारे देश में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर राजनीतिकरण हुआ है, राजनीति की जाती है, और ऐसे में कल आपने देखा ही होगा क्योंकि ट्विटर पे, क्योंकि आजकल फेसबुक डिजिटली हम लोग इतने साउंड हैं, ऐसे में ट्विटर पे आपने देखा होगा कैसे एक बड़ा मंत्रालय, बड़ा विभाग हरदीप सिंह पुरी उन्होंने ट्वीट किया अपने विभाग की तरफ से कि हम रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा, उनके रहन सहन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन फौरन ही जैसे ही बवाल कुछ हुआ उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जैसे निशाना साधना शुरू किया, देश के बड़े विभाग यानी गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट आता है कि हम खंडन करते हैं, हमारी बातचीत ऐसे कुछ नहीं हुई है। लेकिन अब जो सियासत है, जो राजनीति है वो चरम पर है, लगातार एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है।